नमस्कार सभी को। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ रजनी गुप्ता का लिखा उपन्यास किशोरी का आसमां का अगला भाग लेकर। छटाक भर की लड़की और गज भर की जुबान। इसने अभी हाई स्कूल भी पास नहीं किया और जे करतूतें, ऐसे बड़े बड़े बोल। बड़ी वाली रीता तो दिन रात पढ़ाई में मगन रहा और छोटी बारी अब बहुत छोटी है सो उते अकल नहीं है। लड़का है सो बाहर निकल गो, घर द्वार भूल गो। चलो डॉक्टर बन के आपन पावन तो खड़ो हो जाए। लेकिन अनीता के जहरीले बोलों ने कलेजा चीर कर रख दिया। रमेश ही है जिसने हमारी डूबती नैया को थामा, लेकिन उसी के ऊपर ऐसे लांछन लगा रही जब मौड़ी। वो सुनिए तो का सोची है। पैसे को लेकर अनीता की चकचक तो रोज़ किस्सा बनता जा रहा था। कोई भी एक बात हो तो याद रखे वह। अभी 2 दिन पहले बक रही थी, हमारी भैंसों का सारा दूध तो रमेश अपने घर के लिए बचा लेत और हमें बस इतनों सो पकड़ाए देत। हम खूब समझते हैं उनकी चाल पट्टी को, वो हमें बुद्धू नाय बनाए सकत। हम फिर से कह रहे बाके ऊपर इतक भरोसा करना ठीक नहीं बा है। सुबह शाम की चाय वो हमारे घर की पीता है, खाना भी हमाओ खात है। फिर बोलो इन सब में पैसा खर्च नहीं होत का? काय की हितू है वो हमाओ। हमें बाकी नीयत ठीक नहीं लगा, साफ बात है। तुम ही ढूंढ लाओ कहीं से भरोसेमंद आदमी। जाओ। रीता ने विरोध किया तो वह ऐंठ कर बोली, इतक बड़ी दुनिया में एकमात्र वही है भरोसेमंद, और को है नहीं है। हम सबकी चालाकी अन समझ रहे, हमें को बेवकूफ़ नहीं बनाए सकत। हमें तो बस 300 रुपया चाहिए, चाहे कहीं से लाओ, कैसे भी लाओ, नातर हम जाए हाथ की घड़ी बेच दें। का कह रही थे? भाई साहब गुस्से में बिभर पड़ी। तभी अचानक उबलते हुए किशोरी उठी और अनीता के बाल खींचकर कसकर चांटा दे मारा गाल पर। फिर से कहना जरा, घड़ी बेच दे हैं? तेरी जुबान इतनी पैनी हो गई। खबरदार जो घर को कि किसी चीज़ को छुआ भी, वरना क्या कर लोगी मेरा? बगैर डरे हुए वह पहले से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चीख पड़ी, जा कुतिया मर कहीं, हट जा मेरी निगाहों के सामने से। लस्त पड़ी किशोरी ने धोती के छोर में बंधे 300 रुपये निकाल कर उसकी तरफ फेंक दिए। आइंदा से हमसे बात करने की ज़रूरत नहीं। स्कूल फीस, कपड़े और खाने पीने के अलावा एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकते हम। तुम्हें जो दिखाए सो कर। वो तो करूँगी ही। अपनी लाल लाल आँखों को चौड़ा करते हुए उसने झुककर नीचे पड़े रुपए उठा लिए और तुनक कर चलती बनी। उसके कटखन्ने बोलों से छिन्न छिन्न हो गया किशोरी का अंतर्मन। हे प्रभु, कैसे कैसे दिन दिखाए रहे तुम। अगर रमेश के उस दौर में साथ नहीं दिया होता तो आज क्या होता। कितना निस्वार्थ आदमी है वो, ये कोई हमसे पूछे। खर्चे का पूरा हिसाब लिखकर पकड़ाता है, लेकिन उसी के ऊपर कैसा गंदा लांछन लगा रही है ये। उसके जैसा सच्चा और ईमानदार आदमी तो दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। इनके न रहने के बाद किस कदर मददगारों की फ़ौज खड़ी हो गई थी। कोई पैसे को लूटने खसोटने को सोचता तो कोई इस शरीर को। रमपुरा वाले राजेंद्र ने कितने चक्कर काटे। किशोरी कौनो काम होए तो बताए दो हमें, तुम्हारे लाने जान निछावर कर दी हैं। लेकिन भीतर से कितना घटिया और चौकट आदमी था वो। ज़मीन की रजिस्ट्री के सिलसिले में जब मोट गई तो रास्ते से ही वह साथ में लपक लिया। बगल में चिपक कर बैठना चाहा तो गठरी बनकर सिकुड़ कर हटना पड़ा। फिर कचहरी आते ही बाहर निकल कर बोला, किशोरी चलो कितऊ चल के कुछ ने खाए पी ले, वो आराम से चले हैं। इतः काय डराए रही तुम, बताओ। उनके गंदे इशारे भांपने से पल भर की देरी नहीं लगी। स्त्री की छठी इंद्री इस मामले में सचमुच तेजी से काम करती है। सो भीतर दुबकी हिरणी को लात मारकर अचानक वह शेरनी बन बैठी। भाई साहब, हमें इतने कमज़ोर ना समझो। हमारे हाथ पांव जब तक सलामत हैं हमें मदद की ज़रूरत ना है। कहकर वह एक झटके से पलट कर मुड़ गई। कहने को बड़े नामी खानदानी आदमी था राजेंद्र। शराफत का मुखौटा चढ़ाए न जाने कितनी बार सहानुभूति जताने के चक्कर में घर चले आते या खेत पर पहुंच जाते। एक आध बार भरोसा करके काम कराया भी तो उसने एक की जगह पर 4 पैसे वसूले और अपना मतलब साँट कर चलता बना। किस किस को याद रखें। रमेश ज़रूर सच्चे मन से अब तक लगातार साथ निभाता रहा। एक बार खेत में धूप में लगातार खड़े रहने के से चक्कर आ गया। कितनी भाग दौड़ करके नींबू पानी बनाया, तलवों पर सक्सा देसी दवाई मलता रहा। इसकी औरत ज़रूर चांडालिन है, बीड़ी बनाकर 4 पैसे कमा लेती है, लेकिन समझती है अपने आप को लाट साहब।
पहले वह एक छोर पर बनी अपनी छोटी सी कुठरिया में रहता था, लेकिन वहाँ से खेत दूर पड़ता था। साइकिल से आने जाने में घंटा निकल जाता था। सो एक दिन हमी ने कहा, रमेश तू अपनी मड़ैया यहीं खेत के पास क्यों नहीं डाल लेता, पैसों का बंदोबस्त हम कर दिए हैं। उसे ये बात जच गई, सो उसने वहीं अपना घर बना लिया। तब से सुविधा हो गया। सो 2 जोड़ी गाय भैंस खरीद ली। किशोरी चलो उठो, खाए ले, अबेर हो गई तुम्हें। बाई मन अच्छो नाए हैं, जरा देर से खाई हैं। भीतर विचारों की चरखी बारीक सूत काटती जा रही थी। रमेश को लेकर कितनी कानाफूसी क्यों होती रहती। खेती बाड़ी का 1/3 हिस्सा देती हूँ, अपनी मेहनत की कमाई खाता है वह। 2 लड़के हैं उसके, सो उसका खर्चा भी बढ़ा है। कितनी बेहूदी बातें करती है ये अनीता रमेश को लेकर। सारा पैसा रमेश खा जाता। किसी दिन ऐसा गच्चा देगा कि अकल ठिकाने आ जाएगी। क्यों इतनी सह देती है उसे, क्यों चौके में बड़े अधिकार से चला जाता है वह। और ये लड़की किस ढंग से रौब जमाने लगी है हम पर। ये कंट्रोल रखना चाहती है हमारे ऊपर, यानी हम सब इसे हिसाब समझावें। कितना जहर भरा है इसकी खोपड़ी में, जो न निगलते बने न उगलते। सारा दिन तो तुम रमेश के संग बिताती हो, उसका घर भी नहीं बनवा दिया तुमने। एक दिन वह रीता से भी यही चर्चा कर रही थी। रीता ने इसे डांटा भी था, तुम्हें क्या मतलब इन बातों से, तू अपना दिमाग पढ़ाई में क्यों नहीं लगाती, खेती बाड़ी की कामों में दखल देने की क्या ज़रूरत है, इन मसालों में क्यों माथा पच्ची करती है तू, तुझे इन सब बातों से क्या लेना देना। क्यों ना रखो मतलब भाई, ये उल्टी बात कह रही हो तुम। तुम्हें नहीं रखना सो ना रखो, लेकिन हम तो रखेंगे। आखिर जा खेती बाड़ी है किसकी, रमेश क्या इस घर का मालिक है। अच्छा एक बात बताओ, यूँ क्या लगता है हमारा नौकर तो है वो, और नौकर की हैसियत से क्यों नहीं रहता। वो कौन होता है ये कहने वाला कि लड़कियां शादी लायक हो गई सो उनकी शादी की बातचीत शुरू करो। बोलो, माता श्री ने इतना सिर चढ़ा रखा है इसे, देख लेना एक दिन भुगतेंगी। हमें क्या। देखो अनीता, तुम ना ऊट पटांग बातें इतना सोचती हो। देखो अनीता, तुम ना ऊट पटांग बातें इतना सोचती ही क्यों हो। कितने बेकार नंबर आते हैं तुम्हारे। पता चला कि तुम सोशल स्टडीज़ में फ़ेल हो गई। क्यों नहीं ध्यान देती अपनी पढ़ाई पर। उसने ज़ोर से डांटा। देखो सबसे 3-3 ट्यूशनें लगा रखी हैं सबने, और माता श्री से पूछो तो उनका हर वक्त एक रेडीमेड जवाब, हमारे पास पैसा नहीं। रमेश के हर काम के लिए पैसा निकल आता है, लेकिन हमारे लाने नहीं आ है। रमेश के मौड़ा को बुखार आएगो तो बाकेले फल खरीद लाई, पैसा निकल आए उनके पास, लेकिन हमारे लाने बताओ। गलत कह रहे, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे पैसों का खटरा, को मूड मारे तुमसे, कहकर रीता ने बगल में अपनी किताबें समेटी और पढ़ने के लिए निकल गई। लेकिन अनीता का किसी काम में मन नहीं लगता। वह एक ही शौक़ था उसका, सजना संवरना और नए नए फैशनेबल कपड़े पहनकर घूमना फिरना। सो इसके लिए चाहिए था उसे पैसा। पैसे की भी कहीं से भी कोई कमी नहीं रहती थी। जब नहीं मिलता तो उल्टा सीधा बकने लगती और छोटी छोटी बातों को लेकर हंगामा खड़ा कर देती। वो जानती थी कि किस तरह से माँ से पैसा ऐंठा जा सकता है। वक्त बेवक्त चिड़चिड़ाते रहना धीरे धीरे उसका स्वभाव बन गया। मुन्ना को हर महीने 800 मनी ऑर्डर करना पड़ता, बस पैसों से मतलब था उसे। कभी घर से जुड़ी किसी भी समस्या को ना तो ठीक से वह सुनता और ना ही सुनना चाहता, न कभी पलट कर घर के लिए कुछ करना चाहता। साल में मतलब भर के लिए सिर्फ 1-2 दिन के लिए आता। वह किसी न से मिलता न जुलता, न बहनों के हाल चाल पूछता, बस 24 घंटे ऊपर के कमरे में घुसा रहता। कभी किशोरी उसे घरेलू या खेती बाड़ी की दिक्कतों की चर्चा करना चाहती तो उसका एक ही जवाब होता, हम क्या करें इसमें, इतनी दूर रहकर हम कैसे बहनों पर कंट्रोल कर पाएंगे। वह भी पैसों से मतलब रखता, सो मौके ये भी सुना डालता, हमारे पास कौन सा पैसा है जो हम ये सब करवा दें, जब होगा तब देखा जाएगा, कहकर वह बड़ी सफाई से कन्नी काट लेता। सबसे कटा सा रहकर कमरा बंद करके या तो सोता रहता, अखबार पढ़ता। उसके कोई दोस्त वगैरह भी नहीं थे और ना ही किसी से मिलने जुलने निकलता। यहाँ तक कि छोटे छोटे बाहरी कामों के लिए बहनों को ही बाजार भेज देता। कई बार तो अड़ोसी पड़ोसी तक उसका मुंह नहीं देख पाते। वह कब आता कब चला जाता कोई नहीं जान पाता। घर के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाली किशोरी के समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी उल्टी हवाएं घर में कैसे चलने लगी।
वह जितना सोचती उतनी ही छटपटाहट होने लगती। हर वक्त दिमाग से यही चिंता सताती रहती, इन्हें कभी अपने पिता की कमी न खले, सो इनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने में जुट जाती। लेकिन आज इन्हीं लड़कियों की जुबान से इतनी कड़वी बातें सुनकर घबराहट होने लगी। अम्मा ने हमें कभी चाहा ही नहीं, सिवाय भैया के। ये किसी को नहीं चाहती, उन्हें किसी से लगाव नहीं है। समझ में नहीं आता इन्हें कैसे अपना सीना चीर कर दिखा दूँ। कम कोई नहीं है, बड़ी वाली दिन में 10-10 दफ़े चाय ठूंसती रहती है। घर के काम काज में उसे कोई लेना देना नहीं, बस 24 घंटे किताब चाटती रहती है। क्या होगा इसका भविष्य? नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। बीचवारी को तो 24 घंटे सच समझकर घूमना फिरना, मौज मस्ती के सिवाय कुछ नहीं सूझता। इसकी हरकतें देखकर खून सूखने लगता है। एक दिन यही छोटी वाली के कान भर रही थी, अम्मा रमेश के घर का खर्चा क्यों उठाती हैं? हमारा पैसा नाहक बर्बाद होता है। जो उन्हें दिखाए सो ऐन करे, हम का कर सकत। सोचा था कि चुटिया पकड़कर जड़ दें 2 तमाचे। ये तो हमें ऐसे फटकार देती हैं जैसे कोई बुजुर्ग छोटों को फटकार रहा हो। हमसे ऐसे सवाल करने लगती हैं कि सुनकर माथा ठनक जाता है, मगर चुप्पी लगा लेते। का करें? पैदा करी जे संतानें सो भुगतन पड़े है। कितनी बार समझाया, बेटा लड़कन से ज़्यादा बातें मत करो, मगर ये मानती ही नहीं। धीरे धीरे लोग बाग रमन को लेकर नमक मिर्च लगाकर छींटा कसी करने लगे। हम अकेले राम कहाँ तक पहरेदारी करत फिरें। समझ में नहीं आता कैसे करें इन पर कंट्रोल। हाँ, शादी का कर सकत हूँ, लेकिन अब रीता तैयार नहीं है। रीता ने साफ साफ मना कर दी, एमए तक जब तक पूरा नहीं हो जाता हम किसी कीमत पर शादी नहीं करेंगे। अब बताओ आज तक कौनो लड़की ने शादी के लिए मना करी, लेकिन हमार भाग में बदी थी ऐसी संतानें। का करें? कलेजे पे पत्थर रखकर जीने पड़े है। मन में आत की आँख कान मूंद के कौनो कुआं बाबरी में सरक जाएं। इन लड़कियन की खातिर का ताने नाई सुनन पड़त। समाज के और पढ़ाओ मोड़ियन को बनाओ कलेक्टर, इतक पढ़ाइयो तो ऐसे ही इनके दिमाग खराब हुए हैं। जा मैं कौन शक है का। भाई साहब, अब नए ज़माने में नए चाल चलन के हिसाब से बदलने पड़े है हमें। उन पुरानी बातन की माला फेरवे से कछु फ़ायदा है। भाई साहब के पास बैठी थी उनके गांव की बहन जी, जो बापू के पास अक्सर अपने स्कूल के कामों के सिलसिले में आती रहती थी, और तभी ये भाई साहब के पास भीतर ज़रूर मिलने जाती। उस दिन वे भाई साहब से मिलने चली आईं और बातों बातों में नए ज़माने की चर्चा छिड़ गई। वे खुलकर बतियाने लगी। भाई साहब, आजकल ये के लड़के बिटियाँ सब जब संगे संगे स्कूल में पढ़िए उठिए बैठे बातचीत वगैरह करे हैं, ऊपर से जो नई नई फिल्में देख देख के ज़्यादा बिगड़ गए रहे बच्चा। सबके घरे टीवी आएगो, सो धरे बैठे बैठे टीवी सब बातन की ट्रेनिंग देने लगी। बामें सब कछु साफ साफ दिखाओ जात। कहकर उन्होंने भेद भरी निगाहों से भाई साहब को देखा और इशारे से समझाती रहीं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वे बोली, फिल्में तो जे हमारी मोड़ी दिखती सो कैसे रोक पाए हम इन्हें। बताओ, सच्ची में जब पढ़ाई है समस्या की जड़, ना जे बच्चा एक संग पढ़े, ना जे उल्टी सीधी बातें सुनाई पड़े। लेकिन इन बच्चन को पढ़ाओ तो ज़रूरी है। बिना पढ़ी लिखी लड़कियन को शादी ब्याह होवे में मुश्किल फिर होत है। आजकल के पढ़े लिखे लड़कन को पढ़ी लिखी बिटिया चाहिए। फिर भाई साहब के कान में फुसफुसाते हुए बोली, वह पुष्पा कोरी की सगाई की बातें चल रही थी, लेकिन बातों सामने बारे मकान के तेली के लड़का के संग फंसी, सो बाने कितऊ और सगाई के लाने मना कर दई। मौड़ी ने साफ ऐलान कर दो, हमें तो भाई तेली के संग ब्याह करने, कितऊ और नाय करने, ऐसो जमानो आएगो। अरे राम, कितक बेशरम है वह मौड़ी। का बदो बाके मताई बाप के भाग में। नाक कटा गई मौड़ी ने बाप मताई की। काय सो भाई साहब, ये सब ऊपर पट्टी की बातें हैं। मताई अनसयानी है, पैसा बारिन को मोड़ा है, सो मन की मनई ते खुश हो रही हैं। बिटिया के ब्याह को बोझ हल्को होएगा। नामी खानदानी लड़का है, नौकरी कर रहा और मोड़ा। मताई बाप तैयार हो गए। सुनत है अब तो तैयार नहीं है, लेकिन देर सवेर उन्हें भी राजी होने पड़े है, ना तो मोड़ा हाथ से निकल जाइए। मोड़ी को लुआई जाइए तो शादी करके तब का कर पाए हैं। का बताओ, मोड़ी पेट डारे वाको उन्होंने अपना मुंह भाई साहब के कानों से सटा दिया। हाय दैया, घोर कलयुग आएगो, घोर अनर्थ है, पापाचार है। भाई साहब का मुंह खुला का खुला रह गया। हाय राम,
आवाज़ें सुन के उस मुँह से निकलने लगीं। थोड़ी देर बाद गुस्सा और नफ़रत से घुली उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी, चूल्हे भाड़ में ठाड़े ठाड़े झोंक दे चाहिए ऐसी कुलच्छनी बच्चन को। ऐसे मताई बाप भी जाए मरे चुल्लू भर पानी में। हाय राम, जो का जमानो आएगा। हरामजादी घर की इज्जत और मान मर्यादा को घोट के पी गई। बेहया मोड़ी सरासर बेशर्मी पर उतारू है। उनका आक्रोश किसी तरह छुपता नहीं था। बहन जी अभी भी बोलती जा रही थी। चारों तरफ एन हल्ला मुल्ला मचो। लोग बागन तो नमक मिर्च लगाए के चटकारों ले ले के चर्चा कर रहे, लेकिन घरवारे मना कर रहे कि ये सब बातें झूठी, हमारे दुश्मन उड़ाउत फिर रहे हैं। अगर ये बातें झूठी हैं तो मोड़ी चुपचाप काहे भेज दे आन गाँव। अरे अरे कर नहीं तो डर काहे को। अब का हुए, माथे पर हाथ धरे भी चिंता तो हो उठी। कछु नहीं हुए, देखत जाओ, धीरे धीरे लड़का बारे अपने राजी हो जाइए। हम तो तुम्हें होशियार करन चाहो कि ये बातें सुन के फुर्सत किशोरी को तो है ना है, सो अपनी बिन्नुअन पर नेक कड़क निगाहें रखियो। आजकल के लड़का बिटिया एन चंट निकर लेत हैं, एक मुँह से हजार जवाब सुनाई देत। उन्होंने नसीहत वाली टोन में बात को घुमा फिरा कर कहा, जिससे बाई साहब भाप गईं और थकी आवाज़ में बोली, बहन जी हमाओ का बस चलत है लड़कियन पर। वह अपनी मर्जी से चलती हैं, कोई बात नहीं सुनती, हम का करें। अब हमारी तो उम्र निकल गई, सो ज़्यादा काम धाम बनत नहीं, बस अपने दिन गुजार रही राम भरोसे। जो तकदीर में बदो सो बाई को मिटाए सकत। लगभग हथियार डालते हुए उनकी सुस्त आवाज़ में गहरी हताशा उभर आई। तुम चिंता न करो भाई साहब, किशोरी ने बहुत मेहनत से पालो पोसो इन बच्चन को। देखो तुम्हारा लड़का तो कितने होशियार निकलो, डॉक्टरी पढ़वे कौनो छोटी बात है का। सांत्वना का लेप लगाते हुए वे जाने के लिए खड़ी होने लगी तो भाई साहब ने हाथ पकड़ते हुए रोक लिया। बहन जी नेक लड़ुआ खात जाओ, कल बनाए थे, कहकर वे भीतर चली गईं। तभी ठक ठक करती हुई अनीता भीतर घुसने लगी। उसके ऊंची एड़ी के सैंडल, बिना बाहों का टॉप और घुटनों के ऊपर छोटी स्कर्ट देखकर बहन जी पल भर के लिए अचकचा गईं। चश्मा साफ करके उसे गौर से देखने लगी। तुम कौन से नंबर की हो बिन्नू? तुम हमें चीन नहीं पाई रही का? हम अनीता बीच बारी, कहकर वह ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों पर पैर टेकती हुई चली गई। उसे जाते देखकर वे सोचने लगी, कहाँ किशोरी जैसी सीधी सादी जनी और कहाँ ये लड़की। हाय राम, कैसे छाती हिलाते हुए खटर पटर करती पल भर में ऊपर निकल गई। का पहनावो चल गो है। भाई साहब एक प्लेट में बेसन के 4 लड्डू रखे चली आ रही थी। बहन जी ने आंखों ही आंखों में घर का मुआयना करते हुए कहा कि किशोरी ने खूब स्टैंडर्ड बनाए लो, सोफ़ा सेट बीच में रखो, कोच की मेज़ अलमारी वगैरह। बहन जी हमारे लाला जू से सीखी जे बातें किशोरी ने, कायदे में रहबे की शिक्षा उन्हीं ने दी थी। अब तो बड़ी की शादी की बातें चलावे को टेम आएगो। काय भाई, खेती बाड़ी में एन मुनाफा होने लगी। अब तो नए नए तरीक़न से पानी को बंदोबस्त करके किशोरी खेती बाड़ी में होशियार होती जा रही। तभी बीच में कूद पड़ी अनीता, भाई हम सुमन के घरे जा रहे। काय को? अब तो तुम बाहर से आए रही, अब काय लाने तुरंत जा रही? अब तो हम ट्यूशन पढ़ के आए रहे, लेकिन तुम्हारे हाथ में किताबें तो है ना। बहन जी ने उसका सफाई से झूठ पकड़ लिया। भाई साहब भड़क उठी, काय मोड़ी, जिन बूढ़ी आँखिन तो तुम काहे को धूल झोंक रही? अरे भाई तुम समझती तो कछु हो नहीं, ट्यूशन पढ़वे के लाने क्या किताबन की ज़रूरत होता है। हमारी किताबें तो माँ साहब के घरे धरी रहती हैं। एक झूठ को बनावे के लाने 100 झूठ बोलत जा रही। कितक लीपा पोती करे वो सीख गई। आज तलक रीता कभों बिना किताबन के पढ़वे नाई निकरी। बोल आने दे मातारी को। हाँ हाँ कह देना जिससे जो कहना हो, कहकर वह वहाँ से आई थी वही उल्टे पैरों मुड़ गई। भाई साहब ने उसे जाते देख ठंडी सांस भरी और गर्दन नवाए आँख मींच ली। भगवान ही मालिक है इनको, जा घर के लक्षण ठीक ना है, हम करें तो का करें बहन जी, तुम ही बताओ। हमते नाय बर्दाश्त होत इनकी जे हरकतें, जो छल कपट, जो परपंच। बोलते बोलते वे सुबकने लगी तो बहन जी ने उनकी हथेली अपने हाथ में ले ली। उनकी गुमसुम निगाहें गली की तरफ आते जाते लोगों की तरफ टिकी थी। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।